हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। और आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए यूं ही हम हाजिर रहेंगे एक मजेदार टॉपिक के साथ। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम 12th हिंदी के उस टॉपिक को देखने वाले हैं जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में बच्चों को परेशान करते हैं। हम बात कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो आपका गद्य साहित्य का इतिहास होता है और दूसरा होता है काव्य साहित्य का इतिहास, तो उससे रिलेटेड आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और आपको भी पता है कि 10 नंबर के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। यानी 5 क्वेश्चन आपके क्या है, गद्य साहित्य से होंगे और 5 आपके जो है वो काव्य साहित्य से होंगे। इस तरह से 10 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं ये किस टाइप से क्वेश्चन होते हैं। बड़े ही सिंपल तरीके से समझ लेते हैं भाई, ये सब एकदम फिक्स वाले टॉपिक होते हैं, ठीक है। आज की वीडियो काफी ज्यादा मजेदार है, इतना समझ लेना। तो सबसे पहले हम गद्य साहित्य के अंतर्गत आपके संपूर्ण बुक में से भैया प्रथम रचना और उनके रचनाकार को देखेंगे। यानी हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, मौलिक उपन्यास कौन है, मतलब इस तरह से जितने भी आपकी मतलब प्रथम रचनाएं होती हैं उनको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले भाई विधा, यानी विधा में वही किस विधा की रचना है, इस मतलब कौन सी रचना है और रचनाकार, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बोलेगा भाई, क्वेश्चन बोल देगा कि प्रथम खड़ी बोली की जो हिंदी की रचना है वो कौन सी है, ऑप्शन में ऐसे दे देगा, या फिर दे देगा ऐसे रचना का नाम ये क्या है, प्रथम नाटक है कि प्रथम उपन्यास है कि प्रथम कहानी है, ऐसे देगा। या फिर कहेगा कि भाई इसकी रचना और इसके रचनाकार कौन है। तो भैया यहां से 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। चलिए सबसे पहला है कि खड़ी बोली, यानी हिंदी की प्रथम ये खड़ी बोली की रचना कौन सी है, या फिर कह लें कि खड़ी बोली हिंदी की जो प्रथम रचना है वो कौन सी है। ध्यान देना भैया, खड़ी बोली की बात कर रहा है तो ये है गोरा बादल की कथा। कौन सी है बच्चों, गोरा बादल की कथा। और हम बात करें तो इसके रचनाकार कौन है, तो जटमल, ठीक है। अगला है कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, तो हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है भैया, तो नहुस है। बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है बच्चों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो भाई कौन सा है, नहुस है, ठीक है। अब इसकी बात करें कि नहुस के रचनाकार कौन है, तो ये गोपाल चंद्र गिरधर दास जी हैं, ठीक। और तीसरा है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, ठीक। प्रथम नाटक हो गया, अब प्रथम उपन्यास तो परीक्षा गुरु, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये हर साल पूछा जाता है, इतना याद रखना, हर साल। यही इतने ज्यादा सेट बनते हैं भैया, हर साल 5 से 7 सेट बनते हैं बच्चों, तो किसी ना किसी सेट में देगा भैया, इतना याद रखना। तो हिंदी का प्रथम नाटक नहुस हो जाता है, रचनाकार गोपाल चंद्र गिरधर दास, ठीक है, इतना याद रखना। और हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, परीक्षा गुरु, लेखक कौन है, लाला श्रीनिवास दास जी हैं, ठीक है ना। दोनों में दास है, इतना याद रखना, चाहे वो नाटक है चाहे उपन्यास, बशर्ते एक में गोपाल चंद्र है एक में लाला श्रीनिवास है, ठीक। अगला है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंदुमती, ठीक। ये भी भैया मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन हो जाता है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, इंदुमती। रचनाकार किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। कौन है भैया, किशोरी लाल गोस्वामी जी, क्लियर। अगला है कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है, ठीक है भाई। खड़ी बोली की प्रथम रचना हो गया, नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, कहानी हो गई, अब यात्रा वृत्तांत तो भाई सरयू पार की यात्रा, ठीक। सरयू पार की यात्रा ये प्रथम यात्रा वृत्तांत है, रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। समझ में आया भाई। तो ये आपको समझ लेना है कि प्रथम रचना और उनके रचनाकार, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको अच्छे से नोट्स बना लेना भैया, क्योंकि ये सब ढूंढने में आपको थोड़ा दिक्कत होगी, इसीलिए हम समेट कर एक स्थान पर बता दे रहे हैं। पहले इसको देख लेते हैं गद्य पद, उसके बाद भाई आपको तो पता है चाहे वो आपका गद्यांश हो पद्यांश हो, वो तो सिंपल टॉपिक होता है, ठीक। चलिए हो गया भाई, अब चलते हैं आगे, इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। अब देख लेते हैं कि प्रमुख पत्रिकाएं और उनके रचनाकार, क्योंकि पत्रिका भी पूछता है, ठीक। पहली पत्रिका है भैया कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा
ठीक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अगर यहाँ पे कभी कभार देखिए प्रकाशन मतलब स्थान भी पूछ लेता है, ठीक, मतलब ऐसे पूछता है कि भाई मतलब कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन कहां पर हुआ था या किस शहर में? तो काशी में, ठीक है, काशी नगरी में इसका संपादन हुआ था, ठीक। और दूसरा है कि हिंदी प्रदीप, इस पत्रिका का संपादन किसने किया? बालकृष्ण भट्ट जी ने किया। कहां पर किया था? तो ये भाई अपने प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में हुआ था, ठीक, अपने प्रयागराज, मतलब हम प्रयागराज से हैं, ठीक है ना, याद रखना। और तीसरा है कि आनंद कादम्बिनी जो है इसके संपादक कौन है? तो ये प्रेमघन जी हैं, यानी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इसका प्रकाशन कहां पर हुआ था? मिर्जापुर में। अभी मिर्जापुर की भाई वेब सीरीज बहुत ही ज्यादा फेमस है ना, मिर्जापुर को उसका भाई सीजन 1 सीजन 2 ऐसे निकल रहा है, तो ये मिर्जापुर में हुआ था, ठीक। कौन? आनंद कादम्बिनी, ठीक है। अगला है सरस्वती पत्रिका, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ये भैया मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका याद रखना, ठीक है, मतलब कवि वचन सुधा, और ये भी है, ठीक, उसी श्रेणी में। वैसे सबके सब हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही पूछे जाते हैं। इसका प्रकाशन कहाँ हुआ? तो ये भी प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में ही, ठीक है। अगला है कि हंस पत्रिका का संपादन किसने किया? मुंशी प्रेमचंद जी ने। कहां पर किया था? तो बनारस में किया था, ठीक। नेक्स्ट है कर्मवीर, ठीक है, तो माखन लाल चतुर्वेदी जी ने इसका संपादन किया था, यानी कर्मवीर जो पत्रिका है, कहां पर किया था? तो जबलपुर भाई ये कहां आता है? तो पता है ना कि एमपी में, ठीक है, जबलपुर में, ठीक है, समझ में आ गया। तो भाई ये चीज ये हो जाता है कुछ आपके मतलब गद्य साहित्य से कुछ प्रमुख पत्रिकाएं और उनके रचनाकार, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया भाई। चलिए अब चलते हैं भैया हम काव्य साहित्य के अंतर्गत। काव्य साहित्य में देखिए, काव्य साहित्य में ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं बच्चों वो आपके काल वाले क्वेश्चन, मतलब कौन से काल के कवि हैं, इस काल की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इस काल की कौन सी रचनाएं हैं, तो हमने एक फ्रेम में निपटा दिया है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखिए विभिन्न काल के प्रसिद्ध कवि और उनकी रचनाएं, तो सबसे पहले हम देखेंगे आदिकाल, ठीक है, आदिकाल। अब आदिकाल के कवि कौन है ऐसे पूछता है और ऑब्जेक्टिव दे देगा क्वेश्चन आपका, तो भाई एक तो ये बन जाएगा, या पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी आदिकाल की रचना है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। या फिर भाई बोल देगा कि ऐसे चंद बरदाई दे दिया नाम, इनकी कौन सी रचना है, तो ये भी बन जाएगा। तो मतलब हिंदी में जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं एक ही क्वेश्चन 3 से 4 तरीके का बनता है। तो भाई पहला है आदिकाल। अब आदिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं भाई? चंद बरदाई है, नरपति नाल है, दलपति विजय है। तो चंद बरदाई की जो रचना है भाई, अगर हम देखें चंद बरदाई की रचना जो है पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल विशल देव रासो, जगनिक विजय मतलब दलपति विजय जो है खुमान रासो, ये सब प्रसिद्ध रचनाएं हैं और ये प्रसिद्ध कवि हैं, इतना याद रखना भाई, ठीक। चंद बरदाई अगर पूछ लिया जाए पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल जी की रचना विशल देव रासो, दलपति विजय की खुमान रासो, ठीक। दूसरा है भक्ति काल। अब देखिए भक्ति काल में भी अगर देखिए शाखा तो हमें उतना डीपली नहीं जाना है। अब शाखा में भक्ति निर्गुण होता है, काव्य धारा जैसे होता नहीं कि सगुण, तो निर्गुण में वो होता है कि जो भाई मतलब केवल आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, जैसे कबीर दास हो गए। सगुण वो होता है जो देवी देवता को मानते हैं, जैसे प्रभु श्री राम हो गए, प्रभु श्री कृष्ण हो गए, तो इस तरह से। तो वो चीज नहीं समझना है, केवल ये जानिए कि भक्ति काल, भक्ति काल में अगर हम बात करें तो भाई कबीर दास जी हैं, सूरदास जी हैं, तुलसीदास। कबीर दास जी की रचना बात करें तो बीजक हो गया, कबीर हो ग्रंथावली हो गया, ठीक। सूरदास जी की में एक बार बात करें भैया तो इनकी रचना कौन कौन है? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर पचीसी हो गया, ठीक। तुलसीदास की तो तुलसीदास जी की विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली सारी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो सब रचनाओं को भी समझना है कि भाई तुलसीदास जी की रचना कौन है, विनय पत्रिका है, दोहावली दे देगा। दोहावली किसकी रचना है? तुलसीदास जी की, ठीक। ऐसे पूछ लेगा या कहेगा कि भाई दोहावली किस मतलब काल की रचना है, भक्ति काल की है, तो ये समझ लीजिएगा। अगला है भैया कि रीतिकाल। अब रीतिकाल में बात करें तो इसमें आचार्य केशवदास जी हैं, बिहारी हैं, भूषण कवि भूषण जी है। तो केशवदास जी की रचना रसिक प्रिया, कवि प्रिया,
बिहारी जी की कौन सी है, बिहारी सतसई। और कवि भूषण की रचना शिवराज भूषण छत्रसाल दशक। तो ये इनकी रचनाएं हो जाती हैं। ठीक है, समझ में आया। अगला है आधुनिक काल। आधुनिक काल से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आधुनिक काल में अगर हम बात करें तो आधुनिक काल में दो प्रमुख हैं, वैसे और भी हैं लेकिन दो प्रमुख हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, ठीक, हरिऔध। और अगला है मैथिली शरण गुप्त। हरिऔध जी की रचना कौन सी है, प्रिय प्रवास है, रस कलश है। और मैथिली चरण गुप्त जी की साकेत है, जयद्रथ वध है, यशोधरा है। तो ये इनकी रचनाएं हो जाती हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया कि भाई मतलब किस काल में कौन कवि हैं और उनकी रचनाएं क्या हैं। ठीक, तो एकदम मजेदार टॉपिक है भैया, बार बार ये बता रहे हैं आपको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट फटाक से कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, चलिए हो गया ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मतलब अगला टॉपिक क्या है, अगला है भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है भैया, ज्ञानपीठ पुरस्कार। मतलब अगर हम बात करें तो काव्य साहित्य में किस रचना के लिए, ध्यान देना ये क्या है भाई, रचना है। और यहां पर हम बात करें तो आपके जो कवि हैं, कवि या कवित्री जो भी रहेंगे, ठीक है। तो अगर यहां पर देखें तो कितनी नावों में कितनी बार, इसके रचनाकार कौन है, इसके इस सब के। तो ध्यान देना ये है क्या, तो अभी हमने क्या बताया, ये क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। मतलब ये है कि मतलब किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और किनको मिला। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि निम्नलिखित में से किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ऑप्शन दे देगा। या फिर कहेगा जैसे दे दिया कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, या कहेगा कि निम्नलिखित में से किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, या कहेगा निम्नलिखित में से किस कवि को कभी ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। तो क्वेश्चन तो बन रहे हैं ना 4 से 5। तो भाई जब हमको पता होगा तभी तो हम जानेंगे ना, तो इसलिए जानना जरूरी। तो भाई रचना है कितनी नावों में कितनी बार, ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। पूरा नाम इनका लिख देते हैं भाई, क्या नाम है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो भाई इनको मिला था, अज्ञेय जी को कितनी नावों में कितनी बार इस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मतलब दिया गया था। अब बात कर लें उर्वशी। उर्वशी किसकी रचना है, तो यह है रामधारी सिंह दिनकर। यानी रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए, रामधारी सिंह दिनकर, तो रामधारी सिंह दिनकर जी को अगर हम बात करें तो भाई उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक, और चिदंबरा के लिए अगर हम बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। अगला है यामा। तो भाई यामा किसकी रचना है, तो ये महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा जी को यामा के लिए क्या दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, और आपको याद करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये काफी लाजवाब है और काफी इंपॉर्टेंट है ये सी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला साहित्य अकादमी पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार तो हो गया, अब साहित्य अकादमी। ठीक है, मतलब किस किस रचना पर साहित्य अकादमी मिला था और किसको मिला था, ये समझ लेते हैं। देखिएगा ये संस्कृत के 4 अध्याय, अभी इधर क्या है भाई, इधर रचना है, ठीक, उधर रचनाकार या कवि की लिख सकते हैं हम। अब देखिएगा यहां पर, तो पहला है कि संस्कृत के 4 अध्याय। तो संस्कृत के 4 अध्याय, तो इसमें कौन है, दिनकर जी हैं। इसमें भाई ये रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला था, रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर जी को संस्कृत के 4 अध्याय इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब दूसरा है भैया कि कला और बूढ़ा चांद।
कला और बूढ़ा चांद, इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किसको मिला? तो पंत जी को। ठीक है, तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी, सुमित्रा नंदन पंत, तो भाई सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला है कला और बूढ़ा चांद के लिए। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद्र कलम का सिपाही, तो भाई ये अमृत राय की रचना है, तो अमृत राय को इस रचना के लिए भाई क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट है कि आंगन के पार द्वार, तो ये अज्ञे जी को मिला है भाई, अज्ञे जी को। इनकी अगर हम बात करें तो कितनी नाव में कितनी बार, उसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। आंगन के पार द्वार, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो ये आपके गद्य और काव्य साहित्य से कुछ प्रमुख टॉपिक हो जाते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और वीडियो में भाई मजा आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।